नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद के लेख स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हमारे समाज के जीवंत चित्र प्रस्तुत किए हैं। अपने लेखों में उन्होंने अपने समय की ऐसी समस्याओं को उठाया जो उठाई जानी चाहिए थी। शिक्षा के बारे में उन्होंने अपनी कहानियों में, उपन्यासों में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस लेख में उन्होंने हमारा ध्यान इस बात की ओर खींचा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत करती है, कितना जागरूक करती है। सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्वस्थ होना, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जितनी उदासीनता है वो हमारी शिक्षा में भी है। इस सवाल की ओर मुंशी प्रेमचंद ने ध्यान आकर्षित किया है, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। तो प्रस्तुत है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का निबंध स्वास्थ्य और शिक्षा। यूँ तो हमारा शिक्षा क्रम दोषों से भरा है, लेकिन हमारे विचार में इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वह इसकी स्वास्थ्य की ओर से उदासीनता है। आदमी के लिए दुनिया में जिंदा रहने और काम करने के लिए ज्योमेट्री और इतिहास और सैकड़ों फालतू विषयों की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी इस बात की कि हम कैसे स्वस्थ रह सकें। नतीजा यह हो रहा है कि हम अपने मस्तिष्क का कोष तो भर लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की ओर से दिवालिये हो जाते हैं। हमारे अधिकतर शिक्षित लोग चलते फिरते रोग हैं। किसी को अजीर्ण का रोग है, किसी को धड़कन का, और डायबिटीज़ तो इतना व्यापक हो गया है कि कुछ न पूछिए। इसका कारण यही है कि बचपन में हमको स्वास्थ्य का महत्व नहीं समझाया गया और हम में ऐसी आदतें डालने की चेष्टा नहीं की गई कि हम अपनी सेहत की रक्षा कर सकते। और जवान या अधेड़ होने पर जब सेहत और तंदुरुस्ती का महत्व समझ में आया तो सूखे धान में पानी डालने से क्या हो सकता है। अब लाख ओकासा खाइए या पीजिए, लाख विटामिनों के पीछे दौड़िए, सेहत हाथ नहीं आती। हमारे बचपन में मिडिल स्कूलों में तरीके तंदुरुस्ती नाम की एक किताब पढ़ाई जाती थी, जिसमें हवा, पानी, रोशनी आदि पर छोटे छोटे पाठ दिए गए थे। और आज भी हमारी प्राइमरी रीडरों में सेहत संबंधी पाठ दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को वह सबक उसी तरह पढ़ाए जाते हैं जैसे व्याकरण या इतिहास, बल्कि व्याकरण और इतिहास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इन विषयों में फेल हो जाने से लड़के फेल हो जाते हैं। सेहत के पाठ केवल भाषा की दृष्टि से पढ़ाए जाते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी परवाह नहीं की जाती। कुछ तो परीक्षाओं का सिलसिला इतना घातक है कि छात्रों को दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती, और कुछ हमारी उदासीनता है जिसके कारण जनता में इस आंदोलन को जोरों से उठाने की सूझती ही नहीं। हमारा लड़का एमए की डिग्री लाए, फिर चाहे वह आंखों की ज्योति क्यों न खो बैठे और मंदाग्नि का रोग क्यों न पाल ले, यह हमारी मनोवृत्ति है। यह विचार आमतौर पर फैला हुआ है कि शरीर और सेहत को बलवान बनाने के लिए घी, दूध, मक्खन और मेवे का होना लाजमी है। हमारे कितने ही युवक अपनी आर्थिक कठिनाइयों से इतने निराश और उत्साहहीन हो जाते हैं कि किसी प्रकार के व्यायाम से उन्हें रुचि नहीं रहती। कसरत से क्या फ़ायदा जब पुष्टिकारक भोजन नहीं मिलता। कसरत तो तब करें जब प्रातःकाल बादाम का हलवा और दूध मिले और मेवे मिले, खाने में घी, मलाई और मांस भरपूर मिले। लेकिन उन्हें खबर नहीं, अब दिन दिन विज्ञान द्वारा यह साबित होता जा रहा है कि मामूली सादे खाने में और मामूली साग भाजी में शरीर के पोषण करने की शक्ति किसी तरह भी घी, दूध या मेवों से कम नहीं है। हाँ, अगर हम उनका ठीक तौर से व्यवहार करना जानें, अगर हम अज्ञानवश इन पदार्थों का मुफीद हिस्सा फेंक दें, तो यह हमारा दोष है, उन चीज़ों का दोष नहीं। खुशी तो यह देखकर होती है कि विज्ञान भी हमें उसी तरफ ले जा रहा है जिधर हम पहले से चल रहे हैं। हमने नई शिक्षा पाकर गोरी जातियों की नकल में उन चीज़ों का व्यवहार करना छोड़ दिया जो हमारी भोजन सामग्री को पुष्टिकर बनाती थी, और नई नई सामग्रियों के फेर में पड़ गए थे। इन्हें
यूरोप के व्यापारी लंबे चौड़े विज्ञापन दे देकर हमारे सामने लाते थे। यह ओवल्टीन है, यह क्वेकर ओट, यह माल्टेड मिल्क है। अब सारी दुनिया की पौष्टिक शक्ति इन्हीं में भरी हुई है। जिस युवक को देखिए इन्हीं इश्तिहारी चीज़ों के फेर में पड़ा हुआ है। लेकिन अब सिद्ध हो रहा है कि हमारे मूली, गाजर और पालक बथुए में जो पौष्टिक पदार्थ मौजूद हैं वह इन बहुप्रशंसित सामग्रियों में हो ही नहीं सकते। कुछ अमीरी का अभिमान और अपनी रुचि की नफासत भी हमें पथभ्रष्ट करती है। हम गुड़ नहीं खाते जिसमें पुष्टिकर तत्व भरे पड़े हैं, हमें तो शक्कर चाहिए, जितनी साफ हो उतनी ही अच्छी। यह भ्रम फैला दिया गया है कि गुड़ या खांड खाने से फोड़े निकलते हैं। नया चावल भी हम नहीं खाते, हम उसे जितना ही पुराना करके खाएं उतना ही हमारी कल्पना प्रसन्न होती है। वह ऐसा बिखरा हुआ होना चाहिए जैसे बेले का फूल। यह हम भूल जाते हैं कि वह जितना ही पुराना होता जाता है और जितना ही उसका पालिश किया जाता है उतना ही निसत्व होता जाता है। गेहूं के विषय में भी हमें कुछ ऐसे ही भ्रम हैं। हम महीन से महीन मैदा खाना अमीरी की शान समझते हैं। मोटा आटा खाना गंवारूपन है और उसका चोकर तो कोई पचा ही नहीं सकता। भला चोकर भी खाने की चीज़ है। लेकिन अब विज्ञान से सिद्ध हो रहा है कि गेहूं का सबसे बहुमूल्य भाग उसका चोकर है जो हम फेंक देते हैं। दातुन की ब्रश और टूथपेस्ट पर बहुत पहले जीत हो चुकी है, मगर हम अभी तक इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं। मगर सबसे बड़ा अनर्थ तो उस अज्ञान से होता है जो हमें अपने इंद्रियों के स्वाभाविक व्यवहार के विषय में है। किशोरावस्था में जब यौवन का विकास होने लगता है, हमारे कितने ही बालक अज्ञान के कारण अपने इंद्रियों का दुरुपयोग करके अपनी सेहत और देह दोनों ही का सर्वनाश कर बैठते हैं। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं होती कि वह दुर्व्यसनों में पड़कर अपने जीवन की किस निर्दयता से जड़ खोद रहे हैं। हमारी सभी कर्मेंद्रियां अपने अपने विशेष काम के लिए बनी हैं। यदि मुंह का काम हाथ से लिया जाए और हाथ का काम पांव से, तो जिंदा रहना कठिन हो जाए। मगर यही अंधकार है जिस पर प्रकाश डालने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। अगर हमारे हाई स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में योग्य विशेषज्ञों से इस विषय पर भाषण कराए जाएं, तो निश्चय ही हमारे विद्यालयों में जो गुप्त रूप से दुराचरण होता है वह बहुत कम हो जाए। जरूरत है कोई शरीर शास्त्र का विद्वान इन विषयों पर युवकों के लिए सच्ची शिक्षा से भरी हुई पुस्तक लिखकर शुद्धता का महत्व समझाए। उन्हें बतलाए कि तुम अज्ञान के कारण अपने साथ कितना अत्याचार कर रहे हो। अगर माता पिता स्वयं अपने बालकों को यह ज्ञान दे सकते तो और भी अच्छा होता। लेकिन समाज जिन रूढ़ियों में बंधा हुआ है उनको तोड़ डालना आसान नहीं है, और बहुत से लोग इच्छा होने पर इस झूठे संकोच को नहीं तोड़ सकते। हमारे यहाँ काम शास्त्र संबंधी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वह इस दृष्टि से नहीं लिखी गई हैं। उनके प्रकाशकों ने समाज हित के लिए नहीं, धन कमाने के लिए उन्हें प्रकाशित किया है। और ऐसी प्राय सभी पुस्तकों में सीधी राह दिखाने की उतनी चेष्टा नहीं की गई है जितनी युवकों की गुप्त भावनाओं में गुदगुदी पैदा कर देने की। यह काम कवियों और साहित्यकों का नहीं, डॉक्टरों और ब्रह्मचारियों का है। इधर कुछ यूरोप के विद्वानों ने इस महान गंभीर विषय के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है और तरह तरह की लचर, भ्रष्ट और गुमराह करने वाली धारणाओं का प्रचार करने लगे हैं। इसलिए और भी ज़रूरत है कि इस विषय पर प्रमाणित पवित्र साहित्य छापा जाए। इसके साथ ही विद्यालयों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने बालकों के मस्तिष्क को पाटना ही कर्तव्य की इतिश्री न समझें। उनकी आत्मा, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन का कल्याण भी अपना कर्तव्य समझें। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद का निबंध स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो जीवन के सभी आनंद वह ले सकता है। यदि उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जीवन उसके लिए एक बोझ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें बीमार करने के लिए हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनको विज्ञापन के द्वारा हमारे शरीर में घुसाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान ने
बहुत तरक्की की है, चमत्कार किए हैं, लेकिन एक गरीब आदमी उनका फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसका इलाज इतना महंगा है। इसलिए दोस्तों, एक साधारण आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बीमार ना हो, यही सबसे उचित है। और इसके लिए जागरूकता, अपने भोजन के बारे में जागरूकता, ये सबसे ज़रूरी बात है कि किस तरह से अपने आसपास की चीज़ों के बारे में वो रुचि ले और ऐसी वस्तुओं का सेवन करे जिससे उसका स्वास्थ्य वृद्धि हो, ना कि जिस तरह से बाज़ार चीज़ों को परोसता है, इस तरह के विज्ञापन करता है कि हम उसके फेर में पड़ जाते हैं और उसी को स्वस्थ मानने लगते हैं। जिम में जाने वाले जो अधिकांश युवा हैं, जो उनका भोजन है, जिस तरह से कंपनियां उसको प्रस्तुत कर रही हैं, उसके दुष्परिणाम मधुमेह के रूप में, दोनों गुर्दे फेल होने के रूप में हमारे युवाओं के सामने आ रहे हैं। देखने में इतने खूबसूरत और नौजवान, लेकिन उनका स्वास्थ्य एकदम बीमार। दोस्तों, शरीर कुदरत की देन है, लेकिन हम उसको कैसे स्वस्थ रखें, ये हम खुद निर्णय कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फूड मार्केट बढ़ी है, उसका हमारे चिंतन पर, हमारी जीवन शैली पर बहुत गहरा असर पड़ता जा रहा है और हमें वो स्वस्थ नहीं करता, बीमार करता जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम परिवारों में और शिक्षा व्यवस्था में अपनी जनता को जागरूक करें भोजन के बारे में। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।